नमस्ते बच्चों, मैं डिम्पल भट्ट, श्रीमती जेएमजी हाई स्कूल शेरथा, जिला गांधीनगर, कक्षा 9 के इस क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। जिस बचपन के दिनों में हंसना कूदना था वे तो मजदूरी के दलदल में कूद पड़ा। यह कोई मजाक का खेल नहीं है, भूखे पेट में जान नहीं है। करवाते हो मजदूरी दिन भर, क्या ये बच्चा इंसान नहीं है? उनका बचपन कहाँ खो गया भला, वो बच्चा क्या जाने, जीवन तो गली नुक्कड़ में खो गया। भला वो यादें क्या बनाएगा, नन्हे का बचपन तो मजदूरी में खो गया। तो जिस बच्चे का बचपन खो गया है, ऐसे ही एक बच्चे की कहानी है दाज्यू। लेखक है शेखर जोशी। तो आज हम पढ़ेंगे ऐसी ही कहानी दाज्यू, लेखक शेखर जोशी। शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा के ओलिया गांव नामक स्थान पर हुआ। आपने केकड़ी एवं अजमेर में स्कूली शिक्षा प्राप्त की। लगभग 30 वर्षों तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहने के बाद आप स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। आपके चर्चित कहानी संग्रह है कोसी का गटवार, साथ के लोग, दाज्यू, हलवाहा एवं नौरंगी बीमार हैं। आपकी आदमी और कीड़े कहानी को 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार और पहल सम्मान से सम्मानित दाज्यू कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण। दाज्यू कहानी बाल श्रमिक पर लिखी गई कहानी है। मदन एक पहाड़ी बालक है जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है। भोलेपन में जिसे वह अपना दाज्यू अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है, वही किस प्रकार एक दिन उनके बाल मन पर आघात कर जाता है, इनका मार्मिक चित्रण इस कहानी में हुआ है। कहानी को पढ़ने से पहले उनके सारांश को देख लेते हैं। दाज्यू कहानी के माध्यम से शेखर जोशी ने यह रेखांकित करने की कोशिश की है कि किस प्रकार व्यक्ति महानगरीय परिवेश में आने के पश्चात अपनी ही परंपरा, संस्कृति, मानवीय मूल्य एवं संवेदनाओं से दूर हट जाता है। जगदीश बाबू नए नए शहर में आए हैं। एक कैफे में प्रवेश करने पर उनकी मुलाकात उनके ही समीपवर्ती गांव के निवासी मदन से होती है, जो उस कैफे में बॉय का काम करता है। यह जानकर कि मदन बाबू उसी के पास के गांव के हैं, वह उन्हें दाज्यू यानी बड़ा भाई कहने लगता है। जगदीश बाबू भी उसके इस संबोधन से खुश रहते हैं, पर जैसे जैसे जगदीश बाबू की पहचान शहर के अन्य अनेक लोगों से होती गई, वैसे वैसे उन्हें मदन का दाज्यू कहना खटकने लगा। कहानीकार ने लिखा है कि दाज्यू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली डोरी अहम की तेज धार के आगे टिक न सकी और मैदान से लेकर पहाड़ों तक से लुप्त होते अपनेपन और उसकी मिठास को खटास में बदलने की विडंबना की यह एक कहानी है दाज्यू। यह कहानी अपने शिल्प, भाषा और कथ्य तीनों से हमें बांधती है। बहुत ही छोटी कहानी है, लेकिन वह बड़ी बात हमें समझा जाती है। तो शुरू करते हैं कहानी दाज्यू। दाज्यू का मतलब होता है बड़ा भाई। चौक से निकलकर बाईं ओर जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफे है, वही जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। जगदीश बाबू काम के सिलसिले में उत्तराखंड के पास एक कैफे में प्रवेश करते हैं। कैफे यानी जहां पर चाय पानी नाश्ता मिलता है, वह जगह। वहीं पर उन्होंने मदन को सबसे पहली बार देखा था। कैसा था मदन? तो गोरा चिट्ठा रंग, नीली शफ्फाक आंखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती, पर शिथिलता नहीं कि एक लड़का वहां काम कर रहा था, गोरा था, उनकी आंखें सुंदर थी, आर पार हम उसमें देख सकते थे, सुनहरे बाल थे और चाल में
अनोखी मस्ती थी, बिल्कुल आलस्य उनमें नहीं था। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद की सी फुर्ती, कि जिस प्रकार कमल के पत्ते पर पानी की बूंद गिरती है तो फिसल जाती है, उसी प्रकार उनके शरीर में स्फूर्ति दिखाई पड़ती थी। आंखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता था, और शायद यही उम्र उसकी रही होगी। उनकी आंखों से पता चलता था कि वो 9-10 वर्ष का ही लड़का होगा। और हमारे देश में और अन्य देशों में भी बच्चों से, 9-10 वर्ष के बच्चों से ऐसे काम अब भी करवाए जाते हैं। अधजली सिगरेट का एक लंबा कश खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर से प्लेटें उठा रहा था, और जब वे पास ही कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने था, मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो कि वह इस कैफे में काम करता था और किसकी प्रतीक्षा कर रहा था कि कोई आए और हमें चाय का ऑर्डर दे। वह कुछ बोला नहीं, हाँ, नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया पर था, पर उसके इसी मौन में जैसे सारा मीनू समाहित था कि मेरे सामने वो आया, नम्रता प्रदर्शन के लिए वो थोड़ा झुका और मुस्कुराया, लेकिन उनके मौन में ही सारा उनका मतलब छुपा हुआ था। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुराकर चल दिया और पलक झपकते ही चाय हाजिर थी कि सिंगल चाय का मैंने ऑर्डर दिया, और तुरंत वो चाय लेकर आया और उनकी स्फूर्ति को मैं वहां पर बैठा बैठा देख रहा था। तो इस परिच्छेद में हमने देखा कि 9-10 वर्ष का लड़का कैफे में काम करता है तो बाल मजदूरी उसे कहा जाएगा, और बाल मजदूरी इंसानियत के लिए एक अपराध है जो समाज के लिए श्राप बनता जा रहा है, तथा जो देश की वृद्धि और विकास में बाधक के रूप में बड़ा मुद्दा है। बचपन जीवन का सबसे यादगार क्षण होता है जिसे हर एक को जन्म से जीने का अधिकार है। बच्चों को अपने दोस्तों के साथ खेलने का, स्कूल जाने का, माता पिता के प्यार और परवरिश के एहसास करने का तथा प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने का पूरा अधिकार है। लेकिन कई बच्चे बचपन में इन्हीं प्यारे लम्हों से दूर हो जाते हैं जो हर एक के जीवन का सबसे यादगार और खुशनुमा पल होता है। ये किसी बच्चे के नियमित स्कूल जाने की क्षमता को बाधित करता है, जो इन्हें सामाजिक रूप से देश का खतरनाक और नुकसानदायक नागरिक बनाता है। बाल मजदूरी को पूरी तरह से रोकने के लिए ढेरों नियम, कायदे, कानून बनाए जाते हैं, लेकिन ये गैर कानूनी कृत्य दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। उसकी ओर भी हमारा ध्यान लेखक ने खींचा है। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। निर्जन यानी जहां कोई मनुष्य न हो ऐसा स्थान, एकांत स्थान में निसंग होने पर भी कभी कभी आदमी एकाकी अनुभव नहीं करता, कि मनुष्य कभी कभी एकांत स्थान में, निर्जन स्थान में, निसंग यानी कभी कोई हमारे साथ न हो, ऐसे वातावरण में भी हम कभी एकाकी अनुभव नहीं करते। एकाकी यानी अकेलापन। लगता है इस एकाकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है, परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जनरवमयी यानी कोलाहल पूर्व वातावरण में रहकर भी सुनेपन की अनुभूति होती है, कि कभी कभी हम एकांत और निर्जन स्थान में हो तभी हमें अकेलेपन की अनुभूति नहीं होती, और कभी कभी हम सैकड़ों लोगों के बीच में हो, कोलाहल के बीच में हो, फिर भी हमें सुनापन लगता है। यानी एकांत में भी वो अच्छी जिंदगी जीता है और मेले में भी वो अकेलेपन का एहसास करता है। लगता है जो कुछ है वह पराया है, कितना अपनत्वहीन यानी जिसमें अपनापन नहीं है वह। पर यह अकारण ही नहीं होता। इस एकाकीपन की अनुभूति, इस अलगाव की जड़ें होती है बिछोह या विरक्ति की किसी कथा के मूल में। बिछोह यानी विरह और विरक्ति यानी संसार से मोह माया उड़ जाना, ऐसी वैराग्य भावना। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं,
चौक की चहल पहल, कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है कि सब कुछ अपनत्वहीन है। जगदीश बाबू किसी और जगह से यहाँ आए हैं और अकेले हैं, और जैसे वो कैफे में पहुंचते हैं तो उनके शोरगुल में, यानी शोरगुल कोलाहल पूर्ण वातावरण में उन्हें सब कुछ कैसा लगता है, अपनत्वहीन, कि यहाँ कोई भी अपना नहीं है, मैं अकेला हूँ। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे, पर आज तो लगता है यह अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर कितना दूर है। और तब उन्हें अनायास ही याद आने लगते हैं अपने गांव, पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे और अपने निकट शहर के कैफे होटल। जब मनुष्य अपने नगर से, अपने शहर से दूर जाता है और उस वातावरण में रहता है तो कुछ दिन रहकर फिर वहां का अभ्यस्त यानी आदी हो जाता है और वहां पर उसे अपनेपन की अनुभूति होने लगती है। वो वहां पर बैठे बैठे अनायास ही उसे क्या क्या याद आने लगता है कि अपने गांव, अपने पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज और निकट शहर के कैफे और होटल उसे याद आने लगते हैं। यानी इस परिच्छेद में लेखक ने मनुष्य की भावनाओं का चित्रण किया है कि कभी कभी मनुष्य का मन बहुत लोगों के साथ होने पर भी, मेले में होने पर भी वो अकेलापन महसूस करता है, और कभी कभी वो कितने शोरगुल वातावरण में और लोगों के बीच में भी अकेले हो ऐसा उसे अनुभव होता है, और कभी अकेले होने पर भी वो प्रकृति के तत्वों के साथ निर्जन एकांत स्थान में बैठा हो तब भी वह अकेलापन महसूस करता नहीं है। और घर से जब हम दूर जाते हैं तभी हमें अपना घर, अपने पड़ोसी और अपने निकट शहर के कैफे होटल हमें याद आते हैं। चाय साहब, जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट जाड़ी। राखदानी यानी सिगरेट जिसमें बुझाई जाती है, ऐसा एक पात्र होता है। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वह कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है, रिक्तता यानी खालीपन। और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। क्या नाम है तुम्हारा? मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? पहाड़ का हूँ बाबूजी। पहाड़ तो सैकड़ों है, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। मुस्कुराकर बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। ये पहाड़ों की कहानी है, उत्तराखंड की कहानी है, इसलिए यहाँ पर उत्तराखंड का चित्र मैंने रखा है कि वहां पर इस प्रकार की बस्तियां होती है और वहां चाय ऐसे ही पात्रों में मिलती है। तो वह चाय लेकर आता है जगदीश बाबू के सामने और जगदीश बाबू उनसे उनका नाम और पता पूछते हैं। तो उसने कहा कि मैं पहाड़ का रहने वाला हूँ। तो जगदीश बाबू ने कहा कि पहाड़ तो अनेक है। आबू, समुद्र तल से 1220 मीटर की ऊंचाई पर स्थित आबू पर्वत राजस्थान का एकमात्र पहाड़ी नगर है। यह अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है और जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थान तथा राज्य का ग्रीष्मकालीन शैलावास है। दार्जिलिंग भारत के राज्य पश्चिम बंगाल का एक नगर है। यह नगर दार्जिलिंग जिले का मुख्यालय है। यह नगर शिवालिक पर्वतमाला में लघु हिमालय में अवस्थित है और इसका अर्थ वज्र का स्थान ऐसा होता है क्योंकि दार्जिलिंग शब्द की उत्पत्ति दो तिब्बती शब्द दार्जे और लिंग से हुई है और इनका अर्थ है वज्र का स्थान। मसूरी भारत के उत्तराखंड राज्य का एक पर्वतीय नगर है जिसे पर्वतों की रानी भी कहा जाता है। मसूरी उन स्थलों में से एक है जहां लोग बार बार आते जाते हैं। घूमने फिरने के लिए आने जाने वाली प्रमुख जगहों में यह एक जगह है। शिमला उत्तर भारत के राज्य हिमालय प्रदेश की राजधानी तथा सबसे बड़ा नगर है। यह इसी नाम के एक जिले का मुख्यालय भी है जो दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड राज्य, उत्तर में मंडी और कुल्लू, पूर्व में किन्नौर, दक्षिण में सिरमौर और पश्चिम में सोलन जिलों से घिरा हुआ है। अल्मोड़ा भारतीय राज्य उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण नगर है। यह अल्मोड़ा जिले का मुख्यालय भी है।
अल्मोड़ा दिल्ली से 365 किलोमीटर और देहरादून से 415 किलोमीटर की दूरी पर कुमाऊं हिमालय श्रृंखला की एक पहाड़ी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। तो इन्हीं स्थलों की यहाँ पर बात करते हैं दोनों, और दोनों एक दूसरे के बारे में परिचय जानने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था। इस कारण टालता हुआ सा बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। देखो ये अल्मोड़ा के रास्ते हैं। फिर भी नाम तो कुछ होगा ही। जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा कि भले दूरी पर है, कहीं पर है, लेकिन उनका नाम तो कुछ होगा। तो वह सकुचा हुआ बोला कि डोटियाल गो। जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुई एकाकीपन की स्याही दूर हो गई। जैसे ही उन्होंने उनके गांव का नाम पूछा तो उनके चेहरे पर से एकाकीपन की स्याही दूर हो गई। यानी अब मैं यहाँ अकेला नहीं हूं, मेरे पड़ोस के गांव का भी यहाँ पर कोई है। जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। कि उसे लगा कि मैं उनके निकटवर्ती गांव का ही रहने वाला हूं और अब मैं उसे बताऊंगा तो वो खुश हो जाएगा और शायद उनके हाथ में जो ये चाय की ट्रे है वह भी गिर पड़ेगी। उसे उसके मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी न निकल सके। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा हो कि उनके गांव का नाम लेने पर वो फिर खोया खोया सा हो जाता है और अपने अतीत में लौट जाता है और अपने अतीत को, अपने बचपन को वो याद करता है। देखो यहाँ पर मैंने तस्वीर रखी है कि बचपन संवारिए, देश बढ़ाइए, बाल मजदूरी रोकिए, बचपन बचाइए, कि इन बच्चों को भी जीने का अधिकार है। वह भी अपने गांव का नाम सुनकर किस प्रकार खुश हो जाते हैं, तो उसे भी जीने का पूरा अधिकार होना चाहिए। और इस प्रकार मदन के चरित्र के द्वारा लेखक ने बच्चों से जो बचपन छीन जाता है उनकी यहाँ पर बात की है कि उनको भी अतीत याद आता है, अपनी पहाड़ियां याद आती है, अपने माता पिता याद आते हैं, लेकिन उनके नसीब में ये सब नहीं है। और इसको दूर करने के लिए हर साल 12 जून को बाल श्रम के खात्मे के लिए श्रमिक संगठन, स्वयंसेवी संगठन और सरकारें विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस मनाती है। इस दिन तमाम उत्सव आयोजन होते हैं। सरकारें बाल श्रम को समाप्त करने के लिए बड़े बड़े वादे करती है। बावजूद इन सब के बाल श्रम रुक नहीं पा रहा है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार आज भी दुनिया भर में करीब 15.2 करोड़ बच्चे मजदूरी करने को मजबूर है। इनमें से अधिकतर बदतर हालात में काम कर रहे हैं, जबकि भारत में जनगणना 2011 की रिपोर्ट बताती है कि देश में 1 करोड़ से ज्यादा बाल मजदूर है। देखो यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि इन बच्चों को भी जीने का अधिकार है, हम ही उनके इस अधिकार को छीन लेते हैं। उसे अपने अतीत की याद आती है, अपने गांव की याद आती है। ऊंची पहाड़ियां, नदी, ईजा, बाबा, दीदी, भूली, दाजू यानी बड़ा भाई। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी। ईजा तो कहा कि मदन को जगदीश बाबू में क्या दिखा। ईजा यानी माँ दिखी तो नहीं, क्या बाबा दिखा तो कि नहीं, दीदी दिखी तो कि नहीं, उसमें क्या देखा उन्होंने। दाजू, दाजू यानी बड़ा भाई। और उत्तराखंड में बड़ा भाई का महत्व बहुत ही होता है। बड़ा भाई यानी अपने पिता के समान जो होता है और हर काम वो छोटे भैया के कर देता है। तो मुझे उसमें क्या दिखा, अपना बड़ा भाई दिखा। 2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन की खाई दूर हो गई। अजनबीपन की खाई यानी एक दूसरे को न पहचानते थे, अब वह दूर हो गया कि अब लगा कि हम दोनों आसपास के गांव के हैं तो एक दूसरे के भाई ही है। टेबल पर बैठते ही मदन का सुर सुनाई दिया,
कि अब तो मैं रोज कैफे में जाता और एक बार अगर उनसे नहीं मिलता तो अच्छा लगता नहीं था। देखो ये अल्मोड़ा की पहाड़ियां है और ये कैफे है जहाँ पर रोज लोग चाय पानी पीने के लिए आते हैं। दाजू जय हिंद, जय हिंद यानी जय हिंद, कि मैं सुबह जो आता है उसे वो जय हिंद कहता था। फिर बातें शुरू होती है दोनों में। दाजू आज तो ठंड बहुत है। दाजू क्या यह हिम पड़ेगा? दाजू आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। तभी किसी और से बोई की आवाज पड़ती और मदन उस आवाज की प्रतिध्वनि के पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाता। ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाजू कोई चीज? पानी लाओ। लाया दाजू शब्द को उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चूमती है। यहाँ पर बहुत सुंदर उपमा दी है लेखक ने कि वो दाजू शब्द इतना प्रेम से बोलता था कि जिस प्रकार माता अपने बेटे को चूमती है। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया कि अब उसे यहाँ पर अकेलापन महसूस होता नहीं था। उसे छोटा भाई मिल गया था। उन्हें अब चौक कैफे ही सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा। परंतु अब उन्हें यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता और यह मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजू, मदन इधर आओ। आया दाजू। दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पटली डोरी अहम की तेज धार के आगे टिक न सके। दाजू चाय लाओ। चाय नहीं, लेकिन यह दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात? किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं है तुम्हें? और यहाँ पर कहानी में मोड़ आता है। कैसा मोड़ कि आज तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, दोनों में अपनापन था, लेकिन अचानक जगदीश बाबू के मन के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली डोरी आज टूट गई और उनका स्थान किसने ले लिया? अहम की तेज धार ने। उनका हम आज टूटता है कि मैं यहाँ पर आऊंगा, मेरे साथ कोई होगा और ये मुझे दाजू दाजू कहकर पुकारेगा तो कैसा लगेगा? इसमें तो मेरी प्रेस्टीज जा सकती है, मेरी इज्जत कम होगी कि मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ और मेरा छोटा भाई ऐसा नौकर का काम करता है, तो ये तो ठीक नहीं है। तो मुझे इसे दाजू कहना बंद करवाना ही होगा। और उनके मन में एक अहम की तेज धार थी, वह धार आज टूट जाती है और उसे लगता है कि मेरी प्रेस्टीज इसमें टूट रही है। तो वो एक दिन मदन को क्या कहते हैं, देखे। जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया। अब उसे क्रोध आया, गुस्सा आया, शब्दों पर अधिकार नहीं रह सका। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा, पर मदन बिना समझाए ही सब कुछ समझ गया था कि उन्हें समझाने की जरूरत नहीं थी। मदन तो शायद प्रेस्टीज का अर्थ भी नहीं समझता, लेकिन अब वो समझ गया कि मैं उसे दाजू कहता हूँ, वह उसे पसंद नहीं है। देखो वो इस प्रकार दुखी हो जाता है कि हम तो एक तो बाल मजदूरी करते हैं, हमारा बचपन छीन गया है, और अगर हम किसी के साथ अपनापन का संबंध जोड़ते हैं तो वह भी हमसे रूठ जाते हैं, हमसे कोई संबंध भी रखता नहीं है। देखो यहाँ पर भी एक कविता के साथ बच्चे की तस्वीर है कि यह जो हमारे देश का भविष्य है, वह बच्चे बाल मजदूरी करते हैं, तो इनके बचपन को हमें संवारना है और बाल मजदूरी को रोकना है। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी कि जैसे ही जगदीश बाबू ने कहा कि दाजू दाजू क्या लगा रखा है, किसी की प्रेस्टीज का तुम्हें ख्याल नहीं, तो उनके मन को बहुत ही चोट लगी, दुख लगा। और बच्चों का मन तो बहुत ही कोमल होता है, कोई अगर थोड़ा सा प्यार दे तो वह उनके पास दौड़े चले जाते हैं, और अगर कोई उसे धुतकारता है तो वो उनकी ओर देखता भी नहीं है, और वो बहुत ही घायल आहत हो जाता है उनका मन, और बाल मन पर बहुत ही उनका असर पड़ता है। मैनेजर से सिरदर्द का बहाना कर वह घुटनों में सर दे कोठरी में सिसकियां भर भर रोता रहा कि उसे इतना दुख लगा कि वो छुट्टी लेकर घर जाना चाहता था। मैनेजर से उन्होंने सिर दर्द का बहाना बना लिया
और सिसकिया पर रोता रहा, यानी सिसकिया ले लेकर वो रो रहा है, क्योंकि आज उनके अपनत्व की डोर टूट गई है कि यहाँ पर मुझे कोई अपना मिला था, वह भी आज टूट गया। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे ईजा की गोदी से, पापा की बाहों के और दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो, परंतु भावुकता स्थायी नहीं हो तो रो लेने पर, अंतर की घुमड़ती वेदना की आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। इस परिच्छेद में लेखक ने बाल मन की बात बताई है कि बालक का मन कैसा होता है, बहुत ही नाजुक होता है, कोमल होता है। उसे हम तोड़ते हैं तो वो बहुत ही हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, रोने लगता है। उनका जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता का प्रदर्शन स्वाभाविक था, लेकिन आज वह टूट गया और टूटने के कारण उसे कैसा अनुभव था कि आज मुझे किसी ने अपनी माँ की गोद से छीन लिया है, किसी ने मुझे बाबा की बाहों से छीन लिया है, किसी ने मुझे दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया है। मेरे अंदर की भावुकता को किसी ने आज तोड़ दी है और वेदना उनकी आंखों में बह रही है, ऐसा लेखक यहाँ पर वर्णन करते हैं। मदन पूर्वव्रत काम करने लगा। पूर्वव्रत यानी पहले के समान। दूसरे दिन कैफे जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। सहपाठी यानी साथ साथ पढ़ने वाला। कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। दूसरी बार बुलाने ही पर मदन आया। आज उसके मुंह पर वह मुस्कान न थी और न ही उसने क्या लाओ दाज्यू कहा। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा 2 चाय 2 आमलेट, परंतु तब भी लाया दाज्यू कहने की अपेक्षा लाया साहब कहकर वह चल दिया, मानो दोनों अपरिचित हो। कि दूसरी बार जब दोनों की भेंट होती है तो उसमें न तो कोई मुस्कान है, न कोई आत्मीयता है। जैसे कोई होटल का नौकर हो, उसी प्रकार वह उनके साथ रूखा सूखा सा बर्ताव करता है और लाया साहब कह देता है, लाया दाज्यू कहता नहीं है। फिर उनका मित्र हेमंत पहाड़िया है ऐसा कहता है और नाम पूछता है, लेकिन वह नाम नहीं बताता और वहां से निकल जाता है। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रह गई। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियां घूमने लगी। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना, फिर दाज्यू आपने तो कल थोड़ा ही खाया और एक दिन किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता तुम्हें। इन तीनों वाक्यों में ही सारी कहानी घूमती है कि एक दिन आत्मीयता बढ़ती है, दूसरे दिन और बढ़ती है और तीसरे दिन जैसे वह पूरी हो जाती है। वही बात यहाँ पर लेखक ने बताई है। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा और लगा जैसे वह अभी ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा कि उनके मन में इतना गुस्सा भरा हुआ था कि किसी के बाल मन को ठेस पहुंचाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? बोई कहते हैं साहब मुझे। संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया था और आवेश में, गुस्से में वो अधिक सुंदर लेखक को लगता है। तो इस प्रकार दाज्यू कहानी का मुख्य पात्र मदन 9-10 वर्ष का बाल मजदूर है। कैफे में आए जगदीश बाबू से परिचित होने पर उसे बहुत खुशी हुई थी। वे उसके गांव के पड़ोसी गांव के थे जहां बड़े भाई को दाज्यू कहते हैं। कोमल मन के मदन को ऐसा लगा था जैसे उसे पहाड़ी भाई मिला हो, दाज्यू मिला हो, लेकिन दोनों के संबंध में बड़ी निकटता आई। लेकिन एक दिन दाज्यू कहने पर जब जगदीश बाबू ने उसे डांटा तो उसके कोमल मन पर गहरी चोट लगी। जिसे वह बड़ा भाई मानता था, उसका बुरी तरह डांटना वह सहन न कर सका। मैनेजर से सिरदर्द का बहाना करके वह सिसकिया भर भर के रोया। इसके बाद जगदीश बाबू उसे दाज्यू नहीं रहे, वह उनके लिए सिर्फ बोई बनकर ही रह गया। और इस प्रकार लेखक ने यहाँ पर बाल मजदूरों के मन की संवेदनाओं का मार्मिक चित्रण किया है।
ऐसे बाल मजदूरों को अधिकार दिलाने के लिए कैलाश सत्यार्थी एक भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता और बाल श्रम के विरुद्ध के पक्षधर है। उन्होंने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की, जिसके बाद से वे विश्व भर के 144 देशों के 83,000 से अधिक बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य कर चुके हैं और उसे आज यह कार्य करते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। और हमारे दाज्यू कहानी का मुख्य वर्ण विषय भी यही है। शब्दार्थ और टिप्पणी। शफाक यानी उजली, मीनू यानी व्यंजन सूची, निसंग यानी अकेला, जनरवमय यानी शोरगुल युक्त, हिम यानी बर्फ, ह्यू यानी बर्फ, अहम यानी घमंड, प्रेस्टीज यानी इज्जत और वेदना यानी पीड़ा। तो हम बच्चों के बचपन को न छीने और उसे बाल मजदूर बनने से रोकने में उनकी मदद करें। धन्यवाद।